हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। आप लोगों ने जो क्वेरी रेज की कि कोई ऐसी एक पर्टिकुलर थ्योरी समझाइए जो फैक्टर प्राइसिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो इसके लिए संदर्भ में ये समझना पड़ता है कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी is the most important, that is the general theory for factor pricing. फैक्टर प्राइसिंग के लिए जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, इसे सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत कहा जाता है। मेन क्रेडिट टू डेवलप दिस थ्योरी गोज टू प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क, जो मुख्य श्रेय विकसित करने के लिए वो प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क हो जाता है। वैसे तो this theory is also most important for the determination of wage rate, which will be discussed later on. But currently we are going to discuss about this theory, which is used and applicable for factor pricing. It is a general theory. तो ये एक सामान्य सिद्धांत के रूप में हम इसको स्टडी करेंगे। ये सिद्धांत साधन, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मुख्यतः जो हमारे 4 साधन यूज किए जाते हैं, क्योंकि 5वां साधन को भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में यूज कर लेते हैं। तो 4 साधन जो हमारे बताए गए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनमें से हम देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन का काम कर लेता है, इसीलिए उसको हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो 4 साधन बचते हैं। तो ये जो हमारी थ्योरी है जिसको हम बताने जा रहे हैं, दैट इज द मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी इट इज अ जनरल थ्योरी फॉर फैक्टर प्राइसिंग। किसी भी साधन के लिए एप्लीकेबल होती है, तो एक जनरल थ्योरी के रूप में भी स्टडी करेंगे। द मेन क्रेडिट goes to develop this theory in favor of Professor J.B. Clark. Professor J.B. Clark had assumed that this belongs to the perfect competition under which difference between VMP and MRP disappears. बताया, समझाने की कोशिश की है इस सिद्धांत में। वैसे तो हिंदी में समझ गया होंगे, सीमांत उत्पादक का सिद्धांत, जो फैक्टर प्राइसिंग साधन की कीमत निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो वीएमपी, वैल्यू और मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, secondly MRP, marginal revenue productivity, marginal revenue productivity. VMP is calculated as MPP multiplied by AR, AR को हम लोग प्राइस भी कहते हैं, and MRP equal to MPP multiplied by। तो in this way ये फार्मूले भी आप लोगों को याद होने चाहिए। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि पहले भी आप लोग समझ चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एमआरपी और वीएमपी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वीएमपी गोज टू बी इक्वल एज एमआरपी, ये कंडीशन होती है। तो यहां कोशिश की है समझाने की जे.बी. क्लार्क ने कि दैट इज द एनी फर्म में एम्प्लॉय द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द लेबरर्स until the marginal productivity of additional unit of the labor goes to be equal as a wage rate। इसका तात्पर्य यह है कि तब तक बढ़ाती जाएगी श्रमिकों की संख्या, आपने यहाँ नौकरी देती रहेगी जब तक कि
मजदूरी दर के बराबर ना हो। जहां पे कंडीशन हो जाती है, फुलफिल्ड होती है क्या, वेज रेट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो इसके पश्चात फिर किसी भी लेबर को एम्प्लॉय नहीं करती है। जैसे आप देख सकते हैं इस टेबल में, यू कैन इजीली कंसीडर। So under the first column, units of labor, let us take an example of the particular labor. श्रम की इकाइयां, and this again column the margin productivity, सीमांत उत्पादकता, continuously the units of labor continues going on rising. Marginal productivity which in terms of Indian currency, for example initially 100, in this we find the marginal productivity continuously going on rising, declining. The marginal productivity continuously going on declining, ये लगातार घटती भी जा रही है। क्यों? What is the main reason behind it? Its main reason is units of labor are continuously going on rising. अगर श्रम की इकाइयां बढ़ती जाएंगी तो निश्चित रूप से बाजार में, श्रम बाजार में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता जिसको कहते हैं, वो घटती जाएगी। तो now let us take an example that wage rate circulated in the market is ₹70। मान लेते हैं कि वेज रेट जो मार्केट में है that is equal to ₹70। 70 रुपए अगर मार्केट में प्रचलित है, एक यूनिट को मजदूरी दी जा रही है। तो then now you should make focus on it. Basically this table will surely help you how many number of laborers may be employed by this firm, कि फर्म के द्वारा कितने लोगों को नौकरी दी जा सकती है। तो देखेंगे अपने यहाँ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहाँ पे 70 के इक्वल हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये दिस सिचुएशन, इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फोर्थ यूनिट की बात है, फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर की बात है, तो इस जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू वेज रेट। वेज रेट हमारी 70 है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू वेज रेट। 70 is equal to 70। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि this firm will surely employ the 4 units of labor in its firm। अपने यहाँ 4 लोगों को नौकरी दे देगी, 5th को नहीं देगी, क्योंकि जानती है प्रोडक्टिविटी कम है, वेज रेट ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए वो 4 श्रमिकों की संख्या या श्रम की इकाइयों से अधिक नौकरी लोगों को नहीं देगी। अपने यहाँ श्रम की 4 इकाइयों को नौकरी दे सकती है। Suppose that the wage rate is ₹60, अगर वेज रेट 60 रुपए हो जाए मार्केट में, तो आप ये देख सकते हैं फिर यहाँ पोजीशन हो जाएगी कि 5 श्रमिकों की इकाइयों को नौकरी दे देगी। तो इन दिस वे फाइंड कि दैट द साइज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। बस कंडीशन क्या है, दैट शुड बी इक्वलिटी बिटवीन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड वेज रेट। तो इन दिस वे वी कैन इजीली डिसाइड द नंबर ऑफ द units and labor, number of the laborers which have been employed in a particular firm, कि कितने लोगों को नौकरी दी गई या दी जा सकती है। Now after you can also observe under the diagram, अगर आप देखें छोटा सा डायग्राम के माध्यम से, तो ये कार्य कैसा होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। तो basically show the units of labor on the horizontal line and marginal productivity and wage rate on y-axis. Now here it would be downward sloping. This curve is known as marginal productivity. सीमांत उत्पादकता, इसको सीमांत उत्पादकता के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि अगर वेज रेट मार्केट में वो W है, तो कितने लोगों को नौकरी दे सकती है, OM यूनिट्स ऑफ लेबर को नौकरी दे सकती है अपने यहाँ। अगर वेज रेट घटकर कम होकर OW1 आ जाती है, तो ये अधिक लोगों को नौकरी दे सकती है। तो in this way find graphically also we have justified there on account of decrease in the wage rate,
the number of the laborers employed goes on rising, and vice versa. Therefore, this manual productivity curve downward sloping. Here also under this table we have specified as long as the manual productivity goes on declining, but wherever it goes to be equal as wage rate, up to there we can find the total number of laborers employed. It means we can say the firm can increase the number of the laborers for the employment until the marginal productivity goes to be equal as wage rate. तो in this way आज जो हमने बताया कि जो शर्त बताई कि कैसे कहाँ तक नौकरी दी जा सकती है लेबर को अपने फर्म में, तो शर्त पूरी करनी होती है. कौन सी शर्त है? इक्वालिटी बिटवीन वेज रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता और मजदूरी दर के अंतर्गत. In the next theory we shall discuss about the wage rate determination. It is sufficient for today. It is a basic thing. It is a general theory. If you have any other query, you can reach relating to this performance today.